अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे स्टार्ट सर्च इंजन्स। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज़ का एक पार्ट है ये काफ़ी बड़ा। एंड देखते हैं सर्च इंजन्स क्या हैं। डेफिनेशन सबसे पहले इसमें है कि सर्च इंजन्स आर आंसर मशीन्स। इससे क्या मुराद है कि आप कोई इसमें क्यूरी लिखते हैं, कोई सवाल लिखते हैं, तो आपको आंसर एक मिल जाता है। जैसे गूगल पे आप कोई भी क्यूरी वगैरह लिखते हैं कि व्हाट इज़ डैट, व्हाट डज इट मीन, या फिर ये प्राइस ऑफ समथिंग, प्राइस ऑफ मोबाइल वगैरह, ये कुछ भी आप सर्च करते हैं तो आपका जवाब एक लाजमी मिलता है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सर्च इंजन्स आर आंसर मशीन्स, इन्हें कई आंसर देते हैं। दे स्कोर बिलियंस ऑफ pieces of content and evaluate thousands of factors to determine which content is most likely to answer your query। इसका क्या मतलब है कि ये सर्च करते हैं बिलियंस ऑफ डाटा को, ठीक है, जो भी वेबसाइट वगैरह पे पड़ा हुआ है, और उससे फिर काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। उसके बाद ही आपको रिजल्ट शो करता है जो भी आपने क्यूरी लिखी हुई है। सर्च इंजन जो हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे वेब पेजेस, पीडीएफ्स, इमेजेस, वीडियोस और जितनी भी फाइल्स वगैरह आपको नज़र आ रही थी, टेक्स्ट वगैरह, सारे को क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। ठीक है, यानी कि क्रॉल आगे जाके भी पढ़ेंगे हम। ये समझ लें कि आप गो थ्रू होते हैं इन सारी चीज़ों से। ठीक है, वेबसाइट पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ठीक है, आगे जाके देखते हैं तफसील से इसको। और उसके बाद ऑर्डर लगा दिया जाता है जिसे रैंकिंग कहते हैं। यानी कि जब भी आप कोई क्यूरी लिखते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स शो हो जाती हैं आपको कि कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है, तो वो बेसिकली रैंकिंग कहलाती है। सर्च इंजन वर्क किस तरह करता है? सर्च इंजन के प्राइमरी तीन फंक्शंस होते हैं, एक क्रॉल करना, एक इंडेक्स और एक रैंक। ठीक है, तो जो क्रॉल है, क्रॉल में क्या होता है कि सिर्फ ढूंढना होता है कि कौन सी वेबसाइट है, उसके कौन से पेजेस हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। इंडेक्स जो है, इंडेक्स एक डेटाबेस कहने होती है सर्च इंजन की, जिसमें वो स्टोर कर सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो उन्होंने पहले क्रॉल की है, यानी कि ढूंढी है। जो कुछ ढूंढा है वो सारा कुछ स्टोर इंडेक्स में करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद रैंक है, यानी कि रैंकिंग देते हैं कि जो भी क्यूरी लिखी है किसी यूज़र वगैरह ने, सो उसकी बेस पे सर्टेन वेबसाइट्स या पेजेस जो हैं इनको कैसे रैंक करना है, इनको डिटेल से हम देखते हैं आगे। ठीक है, क्रॉलिंग सबसे पहले। ठीक है, क्रॉलिंग क्या है? डिस्कवरी प्रोसेस है, यानी कि इसमें हम चीज़ों को डिस्कवर करते हैं इंटरनेट पे कि कौन सी वेबसाइट पे क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा। ठीक है, तो जो सर्च इंजन होते हैं वो एक रोबोट को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉलर्स या स्पाइडर्स। ये यहाँ पे एक शक्ल भी बनी हुई है, इसमें ये देख सकते हैं कि अब ये मकड़ी सी है, ये इस वेबसाइट पे गई है, यहाँ से किसी और वेबसाइट पे गई है, या किसी और पेजेस के ऊपर गई हुई है डिफरेंट। ठीक है, यानी कि जाल सा बना रही होती है आपस में ये मकड़ी। सो इनको हम क्रॉलर्स कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, सिंपली वेबसाइट पे ये जाते हैं, उनके पेजेस को देखते हैं, उनके यूआरएल्स को देखते हैं, विजिट करते हैं, और जो भी उनमें कंटेंट पड़ा होता है उसको वो सर्च आउट कर लेते हैं, उसको डिस्कवर कर लेते हैं। ठीक है, और ये डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं ये बोट्स जो हैं। हम यहाँ पे गूगल को डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि नंबर वन जो सर्च इंजन है वो गूगल है, और कह लें कि ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी ज़्यादा ही अरसे से है ये। और जो क्रॉलर जो गूगल यूज़ करता है उसको उन्होंने नाम दिया गूगल बोट। ठीक है, ये क्या करता है, जितने वेब पेजेस वगैरह हैं उस पर जो भी डाटा है, उस पर जो भी यूआरएल्स यानी कि लिंक्स वगैरह जो लगे होते हैं किसी भी वेबसाइट वगैरह पे, ये सारा कुछ किया है, ग्रैब करता है, कैप्चर करता है, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ देता है, इंडेक्स डेटाबेस में। और जो गूगल की इंडेक्स डेटाबेस है उसका नाम क्या है, कैफीन। ठीक है, सो सारा कुछ इसमें जा रहा होता है। वो था क्रॉलिंग। यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि सर्च इंजन का इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, जिस तरह अभी यहाँ हमने डिस्कस किया कि
इंडेक्स के अंदर सारा कुछ जो भी हमारा डाटा वो जा रहा होता है, जो भी सर्च इंजन ने क्रॉल करके डाटा ढूंढा है वेबसाइट वगैरह पे, उसके पेजेस पे, वो सारा कुछ कहाँ जा रहा होता है, इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स का एक डाटाबेस है, ह्यूज यानी कि मैसिव डाटाबेस है, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन जा रही होती है जो कि क्रॉलर जो होता है वो फाइंड आउट करता है वेबसाइट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ एक तस्वीर बनी हुई है कि ये क्रॉलर है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, उस पर क्रॉल कर रहा है, उस पर देख रहा है चीज़ों को, फिर उसको एनालाइज कर रहा है कि क्या क्या पड़ा हुआ है इस वेबसाइट पे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ डाल रहा है, ये इंडेक्स में, ये डेटाबेस है इसमें डाल रहा है, ठीक है। और इसके बाद का स्टेप होता है रैंकिंग का, कि हमें ये तो पता लगे कौन सी वेबसाइट पे क्या कुछ पड़ा है, तो रैंक किस तरह करना है, ये यहाँ भी यही बताया हुआ है रैंकिंग का, कि रैंकिंग होती क्या है, कि इंडेक्स में हम सारा डाटा डाल देते होते हैं वेबसाइट का, उसके डिफरेंट पेजेस का, और आगे जो लिंक्स लगे हैं उन लिंक्स को भी विजिट करके हम देख लेते हैं क्या क्या उन लिंक्स में पड़ा हुआ है। तो रैंकिंग फिर किस तरह होती है, रैंकिंग इस तरह होती है कि जो मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें पड़ी हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ, लिखता हूँ टॉप एसईओ वेबसाइट्स, ठीक है, ये मैंने कह लेंगे एक तरह का सवाल लिखा है, क्यूरी लिखी है, और मुझे इसका जवाब सामने यहाँ पे गूगल ने दे दिया, गूगल सर्च इंजन ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। तो ये इनको कोई ना कोई तरतीब तो दी होगी ना गूगल ने, तो उस तरतीब को कहते हैं रैंकिंग, ठीक है। और रैंकिंग किस बेस पे की जाती है कि ये जो मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी है, इससे रेलिवेंट डाटा कौन सी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा है, जिस पे सबसे ज़्यादा होगा वो टॉप पे आ रही होगी, ठीक है। इस वक्त टॉप पे ये वाली आ रही है alltop.com, ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे होगी, उससे थोड़ी सी कम इसमें, उससे थोड़ी सी कम इसमें, उससे थोड़ी सी कम इसमें। किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूरी लिखी हुई है, यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखते हैं उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा जिस वेबसाइट पे होती है वो टॉप पे होती है, ठीक है। सो बेसिकली यही रैंकिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि आपका कैसे पता लगेगा कि आपकी कोई वेबसाइट है वो क्रॉल हुई है कि नहीं, ठीक है, यानी कि गूगल बोट ने उसको गूगल का हम जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं गूगल बोट ही बोलूँगा यहाँ पे। तो कैसे पता लगेगा कि क्रॉल हो चुकी है हमारी वेबसाइट, उसको डिस्कवर कर लिया गया उसके पेजेस को, तो एक छोटी सी क्यूरी होती है, ठीक है, साइट लिखते होते हैं हम, इसके साथ में कॉलन, डबल कॉलन से जो है, बाद में अपनी वेबसाइट का नाम और डॉट कॉम, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये एग्जांपल भी मैंने दी हुई है, सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा या पेस्ट कर दूँ या खुद से लिख देता हूँ, साइट कॉलन फेसबुक डॉट कॉम। अब मैं यहाँ एंटर करूँगा तो देख सकते हैं कि जितने सर्च रिजल्ट्स हैं फेसबुक डॉट कॉम के, ठीक है, इससे पता लग रहा है कि कौन कौन से पेजेस जो हैं फेसबुक के वो क्रॉल हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आपकी कोई आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, ऑनलाइन अगर है तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे आप, नहीं तो कोई और टेस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह मैंने अब मोज डॉट कॉम लिखा है, ठीक है, इस सारे जितने भी यहाँ पे रिजल्ट हैं उसी वेबसाइट के हैं, और ये बेसिकली पेजेस हैं डिफरेंट उसी वेबसाइट के, मोज डॉट कॉम के, और आगे भी इसके पेजेस ही होंगे, ठीक है। सो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे क्रॉल किया गया है कि नहीं, कौन कौन से पेजेस पे क्रॉल किया है। एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है, जो कि ज़्यादा बेटर है, इसको कहते हैं गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। ये सिंपली हम यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल, ये अबाउट सेक्शन में हम आगे हैं, इसकी वर्किंग यहाँ पे आई थिंक, हाँ जी, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमने वेबसाइट खुद बनाई हुई है, ठीक है,
किसी और की नहीं, खुद बनाई हुई वेबसाइट। यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे, यानी कि यूआरएल यहाँ पे हम दे देंगे सिंपल, और बाद में कंटिन्यू कर देंगे। इससे क्या होगा, पता लग जाएगा हमारा कौन कौन सा पेज गूगल ने क्रॉल कर लिया, ठीक है, और इंडेक्स हो चुका है कौन सा पेज हमारा। सो इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपकी अपनी वेबसाइट हो, ठीक है। अच्छा, रीजंस क्या है कि आपके पेज अगर क्रॉल नहीं हुए तो क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है। कई वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जो कि शो नहीं हो रही होती हैं, आप क्यूरी कोई लिखते हैं, ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें कोई वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि टॉप एसईओ वेबसाइट कौन सी हैं, या टॉप मोबाइल वेबसाइट्स कौन सी हैं, या टॉप मोबाइल्स कौन से हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है सारी कुछ, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पे शो अगर नहीं हो रही तो क्या रीज़न हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहली रीज़न तो ये हो सकती है कि क्रॉल नहीं किया गया। अब क्रॉल नहीं हुई आपकी वेबसाइट तो उसके भी काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, जो कि कुछ यहाँ पे बताए हुए हैं कि अगर आपकी वेबसाइट न्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसको क्रॉल अभी तक नहीं किया गूगल ने। बेशक ये डेली बेसिस पे क्रॉल कर रही होती है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने 10 मिनट पहले ही बनाई है या 1-2 आवर्स पहले बनाई है वेबसाइट, तो इस वो शो नहीं होगी, क्योंकि क्रॉलर को टाइम चाहिए होता है कि आपकी सारी वेबसाइट के गो थ्रू हो जाए। सो एक दिन एटलीस्ट कम से कम वेट कर लिया करें ताकि क्रॉल हो जाए, ठीक है, जनरली ये हो सकता है अगर नई वेबसाइट बनाई है। फिर उसके बाद क्या रीज़न हो सकता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके लिंक्स किसी और वेबसाइट पे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कई वेबसाइट पे जाते होंगे, वहाँ पे फेसबुक का आइकन भी लगा है, ट्विटर का भी लगा होता है, या कोई और वेबसाइट्स के भी आइकन लगे होते हैं। खुद वो वेबसाइट कोई और होती है, लेकिन आइकन उन्होंने दिए होते हैं फेसबुक का भी, ट्विटर का भी, ठीक है, इंस्टाग्राम का भी। सो इससे क्या होता है कि क्रॉलर जब उस वेबसाइट पे जाएगा, उसे फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा वहाँ से, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, और दूसरे लिंक्स भी उसको वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट आपने बनाई हुई है और उसका लिंक किसी और वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी वेबसाइट जो है क्रॉल नहीं हुई, क्योंकि आपने लिंक्स उसके इधर-उधर कहीं शेयर नहीं किए हुए, ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर क्या आपने नेविगेशन बार जो आपने बनाई है वो मुश्किल रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखें ये नेविगेशन है, ये इन्होंने ईज़ी से रखी है, लेकिन अगर आपने कोई मुश्किल से रख दी है जो कि क्रॉलर एक्सेस नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तब भी आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी। फिर क्या होता है कि कई दफ़ा होता है कि वेबसाइट कई होती हैं, उन्होंने रीडायरेक्ट किया होता है अपनी वेबसाइट को, यानी कि आप उनकी वेबसाइट पे जाते तो हैं, लेकिन खुल कोई और जाती है, ओपन कोई और हो जाती है, ठीक है, वेबसाइट। सो ऐसी वेबसाइट्स भी जो होती हैं वो क्रॉल नहीं कर सकता गूगल। मोस्टली लोग इसको इसलिए करते हैं कि उनकी वेबसाइट क्रॉल ना हो, यानी कि वो नहीं चाहते होंगे कि उनकी वेबसाइट गूगल देख सके। सो इसलिए वो रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी और वेबसाइट के ऊपर। और लास्ट रीज़न क्रॉल ना होने की ये हो सकती है कि आप स्पैम कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा था टॉप एसईओ वेबसाइट, तो अब ये यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप पे जो ये वेबसाइट आ रही है इसने ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मुझे शो भी हो रहा है यहाँ पे। सो ये कंटेंट इसने यहाँ पे लिखा हुआ है किसी न किसी पेज के अंदर। तो स्पैमिंग में क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, इसी पैराग्राफ को कॉपी किया, बार बार पेस्ट करी गई अपनी वेबसाइट पे, और वो खुश हो रहे होते हैं कि हमारी टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी, हमने कंटेंट इस तरह का डाला हुआ है, कई बार बार रिपीट हो रहा है, और मैचिंग ज़्यादा हो रही है इस क्यूरी से रिलेटेड। तो बार बार इस तरह के काम करना ये स्पैमिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। स्पैम में क्या है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट हम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है गूगल को पता लग जाता है,
और वो पेनल्टी डाल देता है आपकी वेबसाइट पे, और जिसकी वजह से फिर जो आपकी वेबसाइट है उसको क्रॉल नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए जो भी कोई होशियार बनने की कोशिश करता है स्पैमिंग करके, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। इसलिए फ़ायदा कोई नहीं स्पैमिंग करने का। ओरिजिनल कंटेंट हो, बार बार रिपीट ना किया गया हो इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, कई वेबसाइट्स होती हैं वो चाहती हैं कि उनकी वेबसाइट क्रॉल ना हो। क्रॉल क्यों ना हो, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा डीप वेब का नाम या डार्क वेब का नाम। तो उसमें ये होता है कि गूगल के ऊपर वो शो नहीं हो रही होती, या बाकी सर्च इंजन के ऊपर भी नहीं शो हो रही होती। वो लोग चाहते ही नहीं है कि उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो नॉर्मली लोग एक्सेस कर सकें। ठीक है, सिर्फ जो प्रोफेशनल्स वगैरह हैं वो एक्सेस करें। सो मोस्टली मोस्टली तो नहीं, लेकिन नॉर्मली कह सकते हैं हम, जो एक वे होता है कि हम क्रॉलर को कहेंगे ना क्रॉल करो हमारी वेबसाइट, तो उसके लिए हम जाते होते हैं, एक फ़ाइल होती है, मोस्टली वेबसाइट्स में पड़ी होती है, robots.txt के नाम से। ठीक है, यहाँ भी मैंने इमेज डाली हुई है इसकी एक। इसके अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, ये हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे moz.com है, इसका मैंने स्लैश डाला है और लिखा है robots.txt। ठीक है, इसमें कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, कुछ चीज़ें हैं उनके आगे लिखा है अलाउ, यानी कि इजाज़त है। उसके आगे लिखा है डिसअलाउ। ठीक है, सो अलाउ का मतलब ये है कि ये जितना भी पाथ है, ठीक है, यानी कि ये moz.com है, इसके आगे अगर मैं प्रोडक्ट्स यहाँ से इस तरह लिख दूँ तो एक पाथ बन रहा है ना, कोई पेज निकलेगा यहाँ से अगर मैं एंटर करूँगा। ठीक है, सो ये जो पाथ है ये अलाउ किया हुआ, यानी कि क्रॉलर इस पाथ पे जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी कंटेंट पड़ा है उसको देख सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ फिर एंटर करूँ, ठीक है, तो शायद मैं तो देख सकूँ लेकिन क्रॉलर नहीं देख सकेगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिसअलाउ। ठीक है, सो रोबोट्स txt, इधर दोबारा यहाँ पे रोबोट्स txt जो है एक ऐसी फाइल होती है वेबसाइट्स के ऊपर, इसमें हम बता सकते हैं क्रॉलर कौन कौन से पेजेस को क्रॉल करे, और अगर हम चाहते हैं कई पेजेस क्रॉल ना हो तो वो भी हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं। ठीक है, इन कई ऐसे पेजेस होते हैं हम चाहते हैं कि ना कोई देख सके या क्रॉलर ना देख सके, यानी कि एडमिन पेजेस हो गए, ये दूसरे पेजेस हो गए। सो उसके लिए हम robots.txt के अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे टैग्स भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स ही ना हो, तो आप ये नो इंडेक्स का टैग लगा सकते हैं। इसके अंदर ये robots.txt फाइल होती है। ठीक है, जहाँ भी आपने अपनी वेबसाइट वगैरह को होस्ट किया हुआ है वहाँ आप खोल के देखेंगे तो ये फाइल एटलीस्ट पड़ी होगी robots.txt। इसको ओपन करके आप चेंजेस कर सकते हैं इसमें। तो नो इंडेक्स का अगर लगा देंगे आप टैग तो आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी टोटली। ठीक है, एंड अगर हम नो फॉलो का लगाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है अलाउ प्रोडक्ट्स, अगर मैं अलाउ काट के यहाँ पे लिख दूँ नो फॉलो, तो इसका मतलब होगा कि इस पेज पे जितने भी लिंक्स हैं, ठीक है, वो उन लिंक्स को चेक ना करे क्रॉलर। अब कौन से लिंक्स हो सकते हैं हम देखते हैं यहाँ पे भी। अभी प्रोडक्ट्स का एक कोई पेज निकला है, इसमें ये देखें, मैं इस पे जा रहा हूँ, ये लिंक लगा हुआ है कोई, ये लिंक लगा हुआ है, ये डिफरेंट लिंक्स है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ क्रॉलर जो है इनको ना क्रॉल करें, इन सारे लिंक्स को ना खोले, सिर्फ टेक्स्ट को ही पढ़े ऊपर जो है, या इमेजेस को ही ऊपर पढ़े, लेकिन इन
सारे लिंक्स को ना चेक करे वो बारी बारी, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, robots.txt के अंदर जाऊँगा अपनी वेबसाइट में, ठीक है। यहाँ से नहीं, आपने जहाँ होस्टिंग की हुई है वहाँ पे जाके सिंपली ये अलाउ की जगह मैं लिख दूँगा नो फॉलो, ठीक है। यहाँ पे जो टैग दिया हुआ, इसके बाद नो आर्काइव है। नो आर्काइव, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपकी वेबसाइट जो है क्रॉल होती है, फिर इंडेक्स के ऊपर जाती है, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट की कॉपी जो है गूगल के पास चली जाती है। यानी कि आपकी पूरी वेबसाइट की कॉपी गूगल के पास चली जाती है, हर पेज की कॉपी, ठीक है। और उसे कहते हैं कैशे होना। क्या इसका मतलब है? इसका एक स्टेटमेंट बार बार क्यूरी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी भी वेबसाइट है उनके आगे एरो बना है एक छोटा सा, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये भी एरो। इस पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ कैशेड, ठीक है। सो कैशेड का मतलब क्या है कि ये जो भी पेज होगा ये गूगल ने अपने पास भी एक कॉपी इसकी सेव की हुई है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। सो जितने भी रिजल्ट्स आपके शो हो रहे हैं यहाँ पे सारे क्या हैं, कैशेड हैं, यानी कि इनकी एक एक कॉपी गूगल ने अपने पास सेव की हुई है। तो अगर आप robots.txt के अंदर नो आर्काइव, ठीक है, ये टैग लगा देंगे तो आपकी कॉपी जो है सेव नहीं होगी गूगल के पास, ठीक है। ये बस इसका मतलब है, सिंपल सा। सो ये तो था robots.txt। अब गूगल जो है वो भी किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर चलता है, ठीक है, और उसका जो बोट है वो भी कोई रूल्स फॉलो करता होगा। तो कौन से वो रूल्स हो सकते हैं? सबसे पहला है कि अगर तो आपने robots.txt बनाई नहीं है अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है, अगर बनी हुई थी आपने डिलीट कर दी है तो आपकी जो वेबसाइट है उसको क्रॉल गूगल बोट कभी करेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने robots.txt कभी बनाई नहीं उसमें, ठीक है। सेकंड क्या है कि robots.txt आपने बनाई है और उसमें जो जो आपने रूल्स बताए कि किसको अलाउ किया है, किसको नहीं किया, किसको नो फॉलो किया है या किसको नो आर्काइव किया है, तो उन सारे रूल्स को गूगल बोट, यानी कि जो गूगल बोट के क्रॉलर का नाम है, ठीक है, गूगल की तरफ से जो क्रॉलर है उसका नाम है गूगल बोट। तो गूगल बोट जो है वो सारे रूल्स को फॉलो करेगा जो आपने robots.txt में लिखे हैं, ठीक है। तो दूसरा ये काम कर सकता है। ये तीसरा क्या हो सकता है कि अगर robots.txt जो है उसका आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि गूगल बोट उसको नहीं ओपन कर सकता या कोई एरर आ जाता है उसको ओपन करते वक्त और रीड नहीं कर रहा, तो तब भी गूगल बोट क्या करेगा कि वो क्रॉल नहीं करेगा आपकी वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। अच्छा, अब गूगल बोट जो है वो तो रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन कई हैकर्स होते हैं या कई शैतानी ज़हन के लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपना कोई एक क्रॉलर बना लेते हैं एंड आप ईज़िली, यानी कि कोई स्क्रैपिंग वगैरह वेब स्क्रैपिंग करता वो अपना स्पाइडर यानी क्रॉलर बना सकता होता है। तो उस क्रॉलर को हम कह सकते हैं कि ये जो रूल्स हैं अलाउ डिसअलाउ वाले ये ना फॉलो करो, यानी कि आपने अगर robots.txt में लिखा है कि डिसअलाउ, तो अगर कोई हैकर है तो वो ऐसा क्रॉलर बना लेगा जो कि इन रूल्स को फॉलो ना करे, वो अपनी मर्जी करेगा वो, ठीक है। सो ये भी एक मसला बन सकता है अगर किसी की नीयत सही नहीं है और वो आपके इन सारे डिसअलाउ वाले पेजेस को चेक करना चाहता है तो वो अपना क्रॉलर बना सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि कैसे पता लगे कि हमारे पेजेस क्रॉल हो चुके हैं। तो जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, कैशेड अगर लिखा हो, ठीक है, अगर तो ये लिखा है आपकी, आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिखे हैं जो भी नाम है, ठीक है, यहाँ पे moz.com लिखता हूँ अगर,
तो इस पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर लिखा है कैशेट, ठीक है, बल्कि इस पे ही देखते हैं कैशेट लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि ये पूरी जो वेबसाइट है ये क्या है, क्रॉल हो चुकी हुई है, ठीक है। इस तरह आप पता लगा सकते हैं। और इसके बाद है कि इंडेक्स, यानी कि जो डेटाबेस गूगल की जो डेटाबेस कैफीन के नाम से है, सो वैसे उसे क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, जितने भी सर्च इंजन हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि उसमें से आपका जो यूआरएल है, जो पेज है, वो रिमूव हो सकता है कि नहीं, ठीक है। सो यस, हो सकता है, लिखा हुआ है। रीजंस क्या क्या हैं कि अगर तो आपने जो यूआरएल आपका पहले क्रॉल हो चुका हुआ है, उसमें कोई मसला आ गया है, कोई पेज आपने डिलीट कर दिया है, तो और वो दोबारा क्रॉल होने के बाद क्रॉलर उस पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा और नोट फाउंड आ रहा है, या कोई सर्वर आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, होस्टिंग की तरफ से कोई एरर आ गया इसमें, तो क्या होगा, वो इंडेक्स में से पेज गूगल बोर्ड निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद है कि आपने नो इंडेक्स का टैग यूज़ किया है, यानी कि पहले नहीं था यूज़ किया, पहले आपकी वेबसाइट क्रॉल हो चुकी, ठीक है, लेकिन आपने 2-3 दिन बाद या वीक बाद या मंथ बाद नो इंडेक्स का टैग लगा दिया आपने रोबोट्स डॉट टी एक्स टी में, तो फिर क्रॉलर जब दोबारा क्रॉल करेगा आपकी वेबसाइट को और इसको रीड करेगा, तो वो क्या करेगा, इंडेक्स में से आपकी वेबसाइट या आपका जो भी पेज है वो निकाल देगा, ठीक है। और इसके बाद है कि आपने कोई स्पैमिंग वगैरह की है, ठीक है, ये रूल्स जो गाइडलाइंस वगैरह होती है गूगल सर्च इंजन की, तो आपने फॉलो नहीं की, तो आपको पेनल्टी कोई पड़ गई है, तो उस सूरत में भी क्या है कि इंडेक्स में से आपके वेबसाइट या पेजेस जो हैं वो निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि कोई पासवर्ड आपने लगाया हुआ है पेजेस वगैरह पे, ठीक है, तो पहले यानी कि नहीं था, लेकिन अगर आपने बाद में लगा दिया और क्रॉलर एक्सेस नहीं कर पा रहा उसको, तो इंडेक्स में से वो भी आउट हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कि जो रैंकिंग है ये किस तरह होती है। वैसे तो बता दी कि क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, जो क्यूरी लिखी जाए यहाँ पे, जो क्यूरी यहाँ पे लिखी जाए उससे रिलेटेड कंटेंट सबसे ज़्यादा जिस वेबसाइट में है वो टॉप पे होगी, ठीक है। ये तक बेसिक जनरल चीज़ जो हमारी समझ में है, जो हमें पता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं डिफरेंट, ठीक है, और उन एल्गोरिदम्स का हमें नहीं पता, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को नहीं पता, गूगल में काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता, ठीक है, टोटली 100% उसका उसका नहीं पता, सिवाय उनके जो कि स्पेसिफिकली उस एल्गोरिदम पे काम कर रहे होते हैं। उस टीम के अलावा गूगल के बाकी एम्प्लॉयज़ को और किसी पर्सन को उस एल्गोरिदम का पता नहीं होता, ठीक है, 100%। कुछ कुछ बताया होता है इन्होंने, ताकि उसके तहत लोग एसईओ कर सकें, पेजेस अपने उस जो क्वालिटी है उनको इंक्रीज कर सकें, लेकिन 100% उन्होंने बताया नहीं होता कि उनका एल्गोरिदम कर क्या रहा होता पीछे, ठीक है। सो रैंकिंग जो है 100% किसी को भी नहीं पता, सिवाय उनके जो कि एल्गोरिदम बनाते हैं, ठीक है। और एल्गोरिदम जो है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं डे बाय डे, हर रोज़, ठीक है। कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, कुछ स्मॉल चेंजेस होते हैं, स्मॉल और कुछ इशू से रिलेटेड होते हैं। फर्ज करें स्पैमिंग वगैरह कोई कर रहा है, कोई लिंक्स बहुत स्पैम कर रहा है, अपनी वेबसाइट में लिंक्स उसने बहुत सारे डाले हुए हैं अपनी किसी और वेबसाइट के, तो एक बोर्ड सा होता है पेंगुइन, ठीक है, गूगल ने ही बनाया हुआ है, तो ये अपने एल्गोरिदम में इम्प्लीमेंट किया हुआ उन्होंने। तो ये क्या करता है, चेक करता है कोई स्पैमिंग तो नहीं कर रहा लिंक्स वगैरह की, ठीक है। और अगर कोई आप में से देखना चाहता है कि गूगल के एल्गोरिदम में क्या क्या चेंजेस आए हैं ईयर 2000 से लेकर 2020 तक, तो एक ही लिंक है मैंने दिया हुआ है। अब ये चेंजेस जो हैं ये वो हैं जो
गूगल ने खुद बताए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या हमने चेंज कर दिया, कब क्या चेंज किया, थोड़ी बहुत हिंट्स जो गूगल बता देता होता है, ठीक है। वैसे जो मेथड होता है वो क्या हम कर रहे होते हैं, वो क्या गैस हम कर रहे होते हैं, तुक्के लगा रहे होते हैं कि ये शायद इस तरह से काम करता है, गूगल का रैंकिंग का एल्गोरिदम शायद इस तरह से काम करता है, शायद इस तरह से। और अगर कोई सही अंदाज़ा लगा भी ले, ठीक है, गैस कर करके, तो डेली बेसिस पे क्योंकि चेंज हो रहा होता है, इसलिए इतना फिर फ़र्क नहीं पड़ता। और मेजर जब चेंज आ जाए गूगल के रैंकिंग एल्गोरिदम में, तो जो भी आपने गैस वर्क किया है वो सारा का सारा ख़राब हो सकता है, ठीक है, यूज़लेस हो सकता है। सो यानी कि ये कह सकते हैं हम कि गैस वर्क करें जो भी काम कर रहे हैं ऐसी वगैरह पे, तभी जाके वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। और तजर्बे करके, एक्सपेरिमेंट करके रैंकिंग इंक्रीज कर सकते हैं। एक चीज़ तो सबको ही पता है, ठीक है, गूगल ने भी खुद बताई है कि क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, स्पैमिंग ना हो। इसके अलावा जो चेंजेस करने होते हैं, किसी ने अपने ट्रिक्स यूज़ करने होते हैं, ट्वीक्स करने होते हैं, वो बेशक आप एक्सपेरिमेंट करते जाएं उसके ऊपर। फिर गूगल एल्गोरिदम में एक मशीन लर्निंग कंपोनेंट भी उन्होंने ऐड किया हुआ जिसका नाम है रैंक ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, ये काम ज़्यादा तेज़ कर देता है एल्गोरिदम का। वो किस तरह? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दो इमेजेस हैं, ठीक है, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ। फॉर एग्जांपल 6 बजे हुए हैं, ठीक है, शाम के PM, और मेरी वेबसाइट जो है 4th नंबर पे आ रही है। किसी ने आई मैक लैब लिखा है क्यूरी में, और रिजल्ट्स में जो है मैं 4th नंबर पे आ रहा हूँ, ठीक है, मेरी वेबसाइट जो है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूँ, ठीक है, कंटेंट को ये अप टू डेटेड बीच में ऐड कर दूँ अपनी वेबसाइट के अंदर या इस पेज के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ कुछ ही आवर्स के अंदर, ठीक है, मैं 1st नंबर पे भी आ सकता हूँ उसी क्यूरी पे। क्यों? क्योंकि मैंने कंटेंट जो है अपडेट कर दिया है, अप टू डेट कंटेंट ऐड किया है, क्वालिटी कंटेंट है वो भी, स्पैमिंग ज़रा भी नहीं है इसमें, ठीक है। और इतनी तेज़ी से, यानी कि विद इन 3 आवर्स में नंबर 1 रैंक पे आया वो। तो ये किसका कमाल है इसके पीछे? सिंपली रैंक ब्रेन का, ठीक है, इस एल्गोरिदम का कमाल है। और ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है, जो कि रैंकिंग वाले एल्गोरिदम का एक पार्ट है सिर्फ। और ये गूगल ने खुद बताया हुआ हमें इसका। कैसे ही काम कर रहा था रैंक ब्रेन हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन क्या काम कर रहा होता है ये हमें पता। उसके बाद है एवोल्यूशन। गूगल के सर्च रिजल्ट्स में क्या एवोल्यूशन आया? तो एक चीज़ होती है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, यानी कि ये जो भी आपको नज़र आ रहा है ये सर्प है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और जब गूगल आया था तब से लेकर अब तक बहुत चेंजेस आ चुके हैं इसमें, ठीक है। पहले इतना ही फ्रेंडली नहीं था, ठीक है, सिंपल था, लेकिन इतना एडवांस नहीं था ये आपको यहाँ पे इमेजेस, वीडियोस, मोर, टूल, सेटिंग्स, ये जो नज़र आ रहे हैं ये पहले नहीं हुआ करते थे यहाँ पे। या यहाँ पे ये अकाउंट है या डिफरेंट यहाँ पे ऐप्स है गूगल की, ये चीज़ें नहीं थी हुआ करती। सो जैसे जैसे गूगल कह लें कि ईयरली अपग्रेड होता रहा, अपग्रेड होता रहा है, वैसे वैसे सर्च यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो है वो भी अपग्रेड होता रहा है। तो कुछ इसके फीचर्स मोस्ट कॉमन जो हैं वो ये हैं, रिच स्निपेट्स, ठीक है, यानी कि विजुअल लेयर ऐड कर दी इन्होंने, स्टार सिस्टम वगैरह ऐड कर दिया। क्या इसका मतलब है ये देख लेते हैं अभी कि अगर आप लिखते हैं टॉप होटल्स इन FSD फैसलाबाद, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मैप आ रहा है, ये प्राइसेस वगैरह आ रही हैं, यहाँ पे इमेजेस शो हो रही हैं, यहाँ पे स्टार वगैरह भी शो हो रहे हैं। यानी कि रिच का मतलब है यानी कि काफ़ी बेहतर या
रिच ही समझ लें इसको, ठीक है। आई डोंट नो इसको ट्रांसलेट में क्या करूँ। कह लें कि एक बेहतर एक्सपीरियंस दे रहे हैं ये हमें, ठीक है। विजुअली भी स्टार सिस्टम भी है, इमेजेस भी हैं, ठीक है। पहले ये नहीं था हुआ करता शुरू शुरू में। उसके बाद है पेड रिजल्ट्स, ठीक है। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं कि टॉप डीएनएस होस्टिंग वगैरह, या फिर टॉप डोमेन होस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे जो भी रिसर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं अब देखेंगे, उन शुरू वाले जो हैं उनके साथ लिखा है ऐड, ठीक है। बल्कि एक ही अभी है सिर्फ, इसमें लिखा हुआ ऐड। ये यहाँ पे किस बेस पे आया है, यानी कि इसमें कंटेंट तो होगा जो मैंने ये लिखी हुई यहाँ पे क्यूरी, ठीक है। लेकिन ये ऐड है, यानी कि इस कंपनी ने, जो भी कंपनी है ये वेबसाइट वाले जो भी हैं, इन्होंने पे किया है गूगल को कि हमारी एडवर्टाइजमेंट करवाओ, ठीक है। इनमें यानी कि ये कंटेंट पाया जाता है जो मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता होगा जितना इसमें है, ठीक है। ये पेड नहीं है, इसके आगे ऐड नहीं लिखा, लेकिन इसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा इस क्यूरी से रिलेटेड जो मैंने ऊपर लिखी है। लेकिन ये क्यों आ रही है वेबसाइट ऊपर, क्योंकि इन्होंने पे किया गूगल को। और पे किस लिए किया है कि इश्तिहार, जिस तरह टीवी पे इश्तिहार चल रहे होते हैं, इस तरह ये भी एक इश्तिहार यहाँ पे चला हुआ है, ठीक है। सो ये है पेड रिजल्ट्स। उसके बाद यूनिवर्सल रिजल्ट्स हैं, यानी कि अगर मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं यूके में बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, और मैं यही क्यूरी लिखता हूँ, ठीक है, तो ये नीचे वाले लिंक्स हैं ये मुझे ऐसे ही शो होंगे वहाँ भी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सली या वर्ल्ड वाइड कह लें, हर जगह ये सेम रिजल्ट शो हो रहे होंगे मुझे, क्योंकि डोमेन होस्टिंग जो है वो ग्लोबल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डोमेन को बाय करना, होस्टिंग पे उसको लेके जाना, तो अब दुनिया में कहीं भी बैठे होंगे ये रिजल्ट्स ऐसे ही शो हो रहे होंगे, ठीक है। यूनिवर्सल रिजल्ट्स हैं ये। उसके बाद है नॉलेज ग्राफ डाटा, के पैनल्स बने हों, बॉक्सेस बने हों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉक्सेस से बने हुए हैं, ठीक है, पैनल से। तो ये चीज़ पहले नहीं थी होती स्टार्टिंग वाले डेज में गूगल के। या आप लिख सकते हैं टॉप हॉलीवुड एक्टर्स, ठीक है। ये पैनल अलग से बने हुए हैं, हर एक्टर की तस्वीर है, उसका नाम है नीचे, ठीक है। रिच एक्सपीरियंस ये हमें प्रोवाइड हो रहा है यहाँ से इस तरह से। सो जिस तरह से शो हमारे पास रिजल्ट्स हो रहे हों इस सर्च पेज के ऊपर, इसको कहते हैं सर्प, ठीक है। ये याद रखना है आपने। अच्छा, ये जितनी भी हमने बातें की हैं मोस्टली हमने गूगल की हैं, ठीक है। कि गूगल ये गूगल वो, तो सर्च इंजन में गूगल ही नहीं है, इसके अलावा भी और सारे हैं काफ़ी, तो उनको देखते हैं हम। सबसे पहले गूगल के जिक्र है कि 90% जो है वर्ल्ड वाइड यही यूज़ हो रहा है, मार्केट इसने घेरी हुई काफ़ी सारी। इसकी खूबियाँ खामियाँ देख लेते हैं जल्दी से, कि यूज़र इंटरफेस इसका इजी है, बेटर है, अपडेट्स इसकी आती रहती हैं रेगुलरली, और वेब पेजेस वगैरह सबसे ज़्यादा इसने क्रॉल किए हुए हैं, ठीक है, अपनी डेटाबेस में। और एपीआई भी इसकी मौजूद है, यानी कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो वेब की या मोबाइल की या कोई और एप्लीकेशन, उसमें एपीआई यूज़ कर सकते हैं आप, इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको गूगल सर्च इंजन को, ठीक है। उसमें खामियाँ क्या है, खामी में एक चीज़ इसकी आती है कि इसका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने क्रॉल किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डाटा इसके पास है जो कि ये एडवर्टाइजमेंट वालों से शेयर कर देता है, ठीक है। जिस तरह पहले मैंने दिखाई आपकी वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट की, जो मैंने क्यूरी लिखी थी, ठीक है, उसकी बेस पे ऐड आ गया था वो, ठीक है। अब आगे आने वाले फ्यूचर में भी गूगल को पता होगा कि मैंने जो लिखा था उस रिलेटेड वो रिज़ल्ट आया था, तो वो उस कंपनी को मेरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इसे इस तरह की सर्चेज करना पसंद है, ठीक है। हमारी इन्फॉर्मेशन ये एडवर्टाइजर्स को दे सकते हैं।
ये खामियों में से है। दूसरी ये कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स गूगल प्रोवाइड कर देता है। कुछ के लिए अच्छा होगा ये बात, कुछ के लिए नहीं। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे 10 पेजेस हैं, इससे आगे जाते जाएं तो ख़त्म ही नहीं होते। यानी कि काफ़ी ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स आते रहते हैं इसमें। सो इसको खामी कह सकते हैं हम कि कहाँ कोई इतना टाइम लगाए कि सारों को यूज़ करे, ठीक है, सारों को चेक करे लिंक्स को। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। गूगल के बराबर तो नहीं है लेकिन सेकंड नंबर पे ये है। एंड इसकी खूबियों में क्या है कि कई दफ़ा हिडन कंटेंट होता है, ठीक है, उसको भी क्रॉल कर लेता है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि जितने भी क्रॉलर्स हैं वो क्या है, एक जैसे नहीं होते। जो गूगल सर्च इंजन का गूगल बोट है क्रॉलर, वो डिफरेंट हो सकता है बिंग वाले का डिफरेंट हो सकता है आगे आने वालों से। ठीक है, कोई कितने रूल्स फॉलो कर रहा है, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा, वो डिपेंड करता है उन पे, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ वगैरह पे। सो खूबियों में इसका क्या है, कई दफ़ा ये हिडन कंटेंट भी सर्च कर लेता है। और दूसरी खूबी इसकी ये है कि होम पेजेस वगैरह जो हैं, ठीक है, होम यानी कि फ्रंट जो पेज होता है वेबसाइट का, होम पेज, उसको ये रैंक कर रहा होता है और ब्लॉग्स को नहीं। ब्लॉग्स जो होते हैं पोस्ट वगैरह लिखी होती हैं, आर्टिकल्स लिखे होते हैं कई वेबसाइट्स ने अलहदा से एक पेज के ऊपर, उसे ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, या दूसरे ब्लॉग्स भी हो सकते हैं ब्लॉगर वाले। ठीक है, खामियों में क्या है कि स्लो है ये रिजल्ट चलाने में गूगल से। और फोरम्स क्या है, कह लें कि स्टैक ओवरफ्लो आपने शायद यूज़ किया हो या सुना हो, या रेडिट आपने सुना हो, ये इस तरह के फोरम्स होते हैं। ठीक है, गिटहब बेसिकली इसमें इंक्लूड कर लें इसमें फोरम्स में। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं फोरम्स वाली, ठीक है, उनको ये रैंक लो देता है बिंग। उसके बाद याहू है, किसी ज़माने में ये गूगल के बराबर हुआ करता था। ठीक है, बाद में इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई क्योंकि कुछ ऐसे इसने डिसीजन लिए जिससे इसकी वर्थ कम हो गई। सो खूबी खूबियाँ वही हैं इसमें, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो बता सकें इसमें हम। और खामियों में भी नथिंग न्यू, बस आपने रीड आउट कर लेना एक बारी। ठीक है, आपको पता हो कि ये हो भी कोई सर्च इंजन है। उसके बाद बैडू है, आई थिंक इसको बैडू प्रोनाउंस करते हैं, ये चाइना की तरफ से है। और है तो ये अच्छा, लेकिन खामी इसकी क्या है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही होती है, टोटली सेंसर कर रही होती है इसको। तो जिस तरह आपको पता है कि चाइना और यूएसए में कशीदगी है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के प्रोडक्ट्स वो नहीं यूज़ कर रहे, तो ये हो सकता है कि आप कुछ सर्च करें तो कोई यूएसए की वेबसाइट के रिजल्ट्स ना शो हों इस सर्च इंजन को यूज़ करते हुए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है इसमें। येंडेक्स है, ये रशियन सर्च इंजन है। ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। और इसमें ख़ास चीज़ इमेज सर्च की ऑप्शन इसकी अच्छी है, ये एक बेटर चीज़ है बाकियों से इसमें। एंड खामियों में ये है कि ये भी यूज़र्स का डाटा कलेक्ट करता है। उसके बाद लास्ट है डक डक गो, शायद आपने ये सुना हो, ये बतख बनी होती है, ये कुछ है। ठीक है, आपको मैंने एक फ़ाइल दी थी खुद से रीड करने के लिए स्लाइड, वो थी आई थिंक वेब ब्राउज़र्स वाली। ठीक है, उसमें सबसे लास्ट पे था टोर ब्राउज़र, ठीक है, जो कि डीप वेब के लिए यूज़ कर रहे होते हैं लोग, डार्क वेब या डीप वेब। तो वो सिक्योर होती है और बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्च इंजन कौन सा यूज़ करती है, डक डक टू, ये डक डक गो वाला। ठीक है, अब डक डक गो क्यों यूज़ कर रहे होते हैं,
वो ब्राउज़र वाले, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि ये सिक्योरिटी फ्रॉम करती है, ठीक है। वो किस किस तरह से कि आपकी ट्रैक नहीं करेगी बिल्कुल भी कि आप क्या आपने क्यूरी लिखी है, आपकी इंफॉर्मेशन ही सेव नहीं करेगी, ठीक है। ये इसके सिक्योरिटी के पहलू हैं। और फास्ट इसके रिजल्ट्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़र इंटरफेस। इसका खामियों में क्या है कि इसकी खूबी इसकी खामी बन जाता है कि गूगल जो आपकी जो भी क्यूरीज वगैरह उसको सेव करता है, आपकी इंफॉर्मेशन सेव करता है। तो आगे फ्यूचर में जब भी आप सर्च करते हैं तो आपको जल्दी अपने से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं मिल जाते हैं गूगल में, क्योंकि आपका डाटा गूगल सेव कर रहा होता है आपसे पूछे बगैर भी, ठीक है। लेकिन ये डक डक गो वाले जो हैं ये आपका डाटा वगैरह सेव नहीं करते, आप क्या क्यूरी लिख रहे हैं ये सेव नहीं करते अपने पास। तो जिसकी वजह से जब रिजल्ट्स जो पर्सनलाइज यानी कि आपको जो सूटेबल रिजल्ट्स आपके लिए हों, ठीक है, जैसी आपकी नेचर है या जो आप टाइप कर रहे हैं उससे रिलेटेड कई दफ़ा हो सकता है आपको रिजल्ट्स ना मिले, ठीक है। सो इसकी खूबी इसकी खामी बन जाते हैं यहाँ पे। एंड एक और खामी इसकी ये है कि इसकी इमेज सर्च की ऑप्शन जो है वो इतनी ख़ास नहीं है। सो ये तो था सर्च इंजन्स, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी। होप सो समझ आ गई हो। तो आज के लिए इतनी।